नमस्कार विद्यार्थी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए समाजशास्त्र विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि BA फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम की 6 यूनिट से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक संरचना का अर्थ क्या है? समाज का क्षेत्रफल, समाज की जनसंख्या, समाज के विभिन्न घटकों की संगठित व्यवस्था, समाज का इतिहास। तो सामाजिक संरचना का जो अर्थ होता है वो समाज के विभिन्न घटकों की एक संगठित व्यवस्था को हम सामाजिक संरचना बोलते हैं। सोशल स्ट्रक्चर इज एन एब्स्ट्रैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्टेटस एंड मोड्स। यह परिभाषा किसकी है? तो इसे हिंदी में बोलेंगे सामाजिक संरचना स्थिति और रीति रिवाजों की एक अमूर्त व्यवस्था है। तो ये किसने कहा है? स्पेंसर, मैकाइवर, गिडिंस, दुर्खिम। तो ये कहा है आपका मैकाइवर ने। सामाजिक संरचना किससे बनी होती है? केवल संस्थाओं से, केवल व्यक्तियों से, संस्थाएं, समूह, स्थिति एवं भूमिका से, केवल परंपराओं से। संस्थाएं, समूह, स्थिति एवं भूमिका से। तो सामाजिक संरचना जो है वो संस्था, समूह, स्थिति एवं भूमिका इन सब से मिलकर बनती है। सामाजिक संरचना का स्वरूप कैसा होता है? भौतिक, अमूर्त, अस्थायी, राजनीतिक। तो जो सामाजिक संरचना का स्वरूप होता है वह अमूर्त होता है। किसने कहा है कि सामाजिक संरचना समाज की व्यवस्था की रीढ़ है? रेडक्लिफ, ब्राउन, स्पेंसर, गिलिन एवं गिलिन या दुर्खिम। तो आपका रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि सामाजिक संरचना समाज की व्यवस्था की रीढ़ है। किसने कहा? रेडक्लिफ ब्राउन ने। सामाजिक संरचना का अध्ययन किसका मुख्य उद्देश्य है? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान या इतिहास। तो सामाजिक संरचना का जो अध्ययन है वो समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक संरचना में कौन सा तत्व अनिवार्य है? राजनीति, सामाजिक संस्थाएं, प्राकृतिक पर्यावरण या धर्म। तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो सामाजिक संरचना का अनिवार्य तत्व है। सामाजिक संरचना का स्थायित्व किस पर निर्भर करता है? भूगोल पर, सामाजिक प्रतिमानों पर, जनसंख्या पर या परंपराओं पर। तो सामाजिक संरचना का जो स्थायित्व होता है वो सामाजिक प्रतिमानों पर निर्भर करता है। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना की तुलना जैविक संरचना से की है? दुर्खिम, स्पेंसर, मैकाइवर या गिडिंस। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक जो संरचना की तुलना है वो जैविक संरचना से की है। सामाजिक संरचना का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? मैकाइवर, दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर या रेडक्लिफ ब्राउन। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना का अध्ययन सबसे पहले किया। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को किससे जोड़ा? इतिहास से, कार्यात्मकतावाद से या संस्कृति से या प्रतियोगिता से। तो कार्यात्मकता, जिसे फंक्शनलिज्म जिसे बोलते हैं, कार्यात्मकता, रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को कार्यात्मक या प्रकार्यवाद से जोड़ा है। इसको प्रकार्यवाद भी बोलते हैं। सामाजिक संरचना में परिवर्तन किस कारण होता है? प्राकृतिक आपदा, युद्ध, सांस्कृतिक संपर्क, सामाजिक परिवर्तन, धर्म। तो सांस्कृतिक संपर्क और सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। सामाजिक संरचना का लक्षण क्या है? यह अस्थायी है, यह केवल परंपरागत है, यह सापेक्ष स्थायी किंतु परिवर्तनीय है, यह भौतिक है। तो जो सामाजिक संरचना है इसका लक्षण यह है कि यह सापेक्ष स्थायी किंतु परिवर्तनीय है। सामाजिक संरचना एक यांत्रिक प्रक्रिया है। यह विचार किसका है? गिडिंस, स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन या दुर्खिम। तो जो सामाजिक संरचना है यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है, यह कहा है आपके इमाइल दुर्खिम ने। सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन में क्या अंतर है? संगठन स्थिर है, संरचना गतिशील है, दोनों समानार्थी है, संरचना व्यवस्था है, संगठन उसका क्रियान्वयन है, या कोई अंतर नहीं है। तो संरचना क्या है? संरचना एक व्यवस्था है, संगठन उसका क्रियान्वयन है। सामाजिक संरचना किसे स्पष्ट करती है? आर्थिक स्थिति, सामाजिक संबंधों का ढांचा, राजनीतिक व्यवस्था या धार्मिक विश्वास। तो जो सामाजिक संरचना है वो सामाजिक संबंधों के ढांचे को स्पष्ट करती है। इसने कहा है कि सामाजिक संरचना उन संबंधों का जाल है जिनमें व्यक्ति बंधा हुआ रहता है। तो सामाजिक संबंधों के जाल की जो बात करता है वो आपका मैकाइवर एवं पेज करता है। सामाजिक संरचना में भूमिका का स्थान क्या है? गौण, मूलभूत, अस्थायी या नगण्य। तो जो सामाजिक संरचना में भूमिका है वो मूलभूत स्थान रखती है। सामाजिक संरचना किस दृष्टिकोण से अध्ययन की जाती है? दार्शनिक, सामाजिक वैज्ञानिक, धार्मिक या ऐतिहासिक। तो जो आपकी सामाजिक संरचना है वो सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन किया जाता है। कि समाजशास्त्रीय सामाजिक संरचना को व्यवस्थित सामाजिक संबंधों का ढांचा कहा है? तो ये कहा है आपने आपके गिलिन और गिलिन ने। सामाजिक संबंधों के ढांचे की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो सामाजिक संबंधों का ढांचा की बात आएगी तो वहां पर गिलिन और गिलिन है,
और याद रखना जहाँ पर सामाजिक संबंधों का जाल जैसा शब्द आएगा वहां पर कौन होगा? आपका मैकाइवर एवं पेज। तो सामाजिक संबंधों के ढांचे की बात करता है, स्ट्रक्चर की, गिलीन एवं गिलीन। और समाज में सामाजिक संबंधों की, सामाजिक संरचना में सामाजिक संबंधों के जाल की बात करता है आपका मैकाइवर एवं पेज। प्रश्न है आपका, सामाजिक संरचना किस समाज में सरल होती है? आधुनिक समाज में, आदिम समाज में, औद्योगिक समाज में या नगरीय समाज में? तो आदिम समाज में सामाजिक संरचना सरल होती है। सामाजिक संरचना का अध्ययन किन पद्धतियों से किया जाता है? ऐतिहासिक, दार्शनिक, सर्वेक्षण और नरवंश शास्त्रीय विधियों से या धार्मिक? तो सर्वेक्षण और नरवंश शास्त्रीय विधियों से सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संरचना का आधार क्या है? भूगोल, मानव संबंध, संस्थाएं, राजनीति, धर्म। तो मानव संबंध और संस्थाएं सामाजिक संरचना का आधार है। सामाजिक संरचना के अंतर्गत किसे नहीं लिया जाता है? स्थिति और भूमिका, धर्म, प्राकृतिक संसाधन, संस्थाएं, समूह। प्राकृतिक संसाधनों को सामाजिक संरचना के अंतर्गत नहीं लिया जाता, बाकी तीनों को लिया जाता है। किस दृष्टिकोण में सामाजिक संरचना को स्थायी माना जाता है? संघर्षवादी, कार्यात्मकतावादी, अतःक्रियावादी, प्रतीकात्मक या कार्यात्मकतावादी? तो कार्यात्मकतावादी या प्रकार्यात्मकतावादी दृष्टिकोण में सामाजिक संरचना को स्थायी माना जाता है। परंपरा और मूल्य में मुख्य अंतर क्या है? परंपरा स्थायी, मूल्य अस्थायी। परंपरा व्यवहार की निरंतरता, मूल्य उसका आदर्श, दोनों समान, दोनों अस्थायी। तो परंपरा व्यवहार की निरंतरता, मूल्य उसका आदर्श होती है। मूल्य समाज में क्यों आवश्यक है? राजनीति चलाने हेतु, सामाजिक दिशा और आदर्श प्रदान करने हेतु, कानून बनाने हेतु या प्रशासन हेतु? तो मूल्य समाज में सामाजिक दिशा और आदर्श प्रदान करने हेतु होती है। परंपरा और मूल्य का संयुक्त उद्देश्य क्या है? सामाजिक व्यवस्था और एकता बनाए रखना, राजनीति को मजबूत करना, प्रशासन चलाना, कानून लागू करना। तो सामाजिक व्यवस्था और एकता बनाए रखना परंपरा और मूल्य का संयुक्त उद्देश्य है। सोशल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सामाजिक संरचना व्यवस्थित सामाजिक संबंधों का ढांचा है, किसने कहा है? तो ये आपका गिलिन और गिलिन ने कहा है। यहाँ पर ये प्रश्न जो आया है वो अंग्रेजी में आया है और जो पहले है वो हिंदी में आया हुआ है। तो सेम आंसर हुई है गिलिन और गिलिन। सामाजिक संरचना किस स्तर पर कार्य करती है? केवल स्थानीय, केवल राष्ट्रीय, व्यक्ति, समूह, समाज, सभी स्तरों पर, केवल धार्मिक? तो सामाजिक संरचना व्यक्ति, समूह और समाज सभी स्तरों पर कार्य करती है। सामाजिक संरचना का मुख्य गुण क्या है? यह स्थिर है, अनंत है, यह स्थिर और परिवर्तनशील दोनों है, यह केवल आर्थिक है? तो जो सामाजिक संरचना है यह स्थिर और परिवर्तनशील दोनों है। सामाजिक संरचना और संस्कृति का संबंध कैसा है? संस्कृति भौतिक है, संरचना व्यवस्था और संस्कृति उसका जीवन सामग्री है। संस्कृति संरचना का परिणाम है, कोई संबंध नहीं है। तो संरचना जो है वो व्यवस्था है, वो संस्कृति क्या है? उसकी एक जीवन सामग्री है। सामाजिक संरचना संरचना व्यवस्था है और संस्कृति उसका क्या है? जीवन सामग्री। सामाजिक संरचना का अध्ययन क्यों आवश्यक है? राजनीति समझने के लिए, समाज की कार्यप्रणाली और स्थिरता समझने के लिए, अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, धर्म समझने के लिए। तो समाज की कार्यप्रणाली और स्थिरता समझने के लिए सामाजिक संरचना का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। समाज में स्थिति किसे कहते हैं? व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का पेशा, व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, स्थान या व्यक्ति का व्यक्तित्व? तो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और स्थान को क्या बोलते हैं? समाज की स्थिति। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भूमिका किससे संबंधित है? अपेक्षित आचरण, केवल आर्थिक गतिविधि, जन्म से मिला दर्जा या राजनीतिक सत्ता? तो जो भूमिका होती है वो स्थिति से उपेक्षित आचरण होती है, यानी कि जो आपकी परिस्थिति होती है आपसे उसी तरह की भूमिका निर्वहन की अपेक्षा की जाती है। तो स्थिति से अपेक्षित आचरण को क्या बोलते हैं? भूमिका बोलते हैं। स्टेटस एंड रोल आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स। यह विचार किसका है? परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह विचार किसने कहा है या यह किसने कहा है? मैकाइवर, राल्फ लिंटन, दुर्खीम, स्पेंसर? तो ये कहा है आपके राल्फ लिंटन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा एग्जाम में। जन्म से प्राप्त स्थिति किसे कहा जाता है? जन्म से प्राप्त स्थिति को क्या बोला जाता है? आरोपित स्थिति, अर्जित स्थिति, प्राकृतिक स्थिति या अस्थायी स्थिति? तो आरोपित स्थिति को प्रदत्त स्थिति भी बोलते हैं, जो कि हमें जन्म से प्राप्त होती है। कर्म और योग्यता से प्राप्त स्थिति क्या कहलाती है? आरोपित स्थिति, अर्जित स्थिति, अस्थायी स्थिति, सामाजिक स्थिति। तो अर्जित स्थिति कर्म और योग्यता से प्राप्त होती है। स्थिति दो प्रकार की होती है, प्रदत्त स्थिति और अर्जित स्थिति। जो प्रदत्त स्थिति होती है वो हमें जन्म
के आधार पर मिलती है, गुण और कर्म के आधार पर हमें अर्जित परिस्थिति प्राप्त होती है। विवाह से प्राप्त स्थिति का उदाहरण क्या है? आर्थिक स्थिति, आरोपित स्थिति, अर्जित स्थिति या अस्थायी स्थिति। तो जो आरोपित स्थिति है वो विवाह से प्राप्त स्थिति का एक उदाहरण है। शिक्षा से प्राप्त दर्जा किस श्रेणी में आता है? आरोपित, अर्जित, प्राकृतिक, अस्थायी। तो शिक्षा का क्या करते हैं हम? अर्जन करते हैं। तो शिक्षा क्या है? एक अर्जित परिस्थिति है जो हमें जन्म से नहीं मिलती, उसे हम अपने गुण एवं कर्म के आधार पर प्राप्त करते हैं। भूमिका संघर्ष का क्या अर्थ है? भूमिका का अभाव, विभिन्न भूमिकाओं के परस्पर टकराहट, भूमिका का परिवर्तन या भूमिका का स्थायित्व। तो जो भूमिका संघर्ष है, जिसे रोल कन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं, वो विभिन्न भूमिकाओं की परस्पर टकराहट को बोलते हैं। तो भूमिका संघर्ष का अर्थ है विभिन्न भूमिकाओं की परस्पर टकराहट। भूमिका तनाव किसे कहते हैं? रोल स्ट्रेन किसे बोलते हैं? स्थिति का अभाव, एक ही भूमिका की विभिन्न अपेक्षाओं में कठिनाई, अर्जित स्थिति का संघर्ष या समाज। तो जो भूमिका तनाव है वो एक ही भूमिका की विभिन्न अपेक्षाओं में कठिनाइयां हैं। किस समाजशास्त्री ने स्थिति और भूमिका की अवधारणा को स्पष्ट किया? दुर्खीम, स्पेंसर, राल्फ लिंटन या मैकइवर। तो राल्फ लिंटन ने स्थिति और भूमिका की अवधारणा को स्पष्ट किया। प्रश्न ये भी आएगा कि परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा किसने दी? तो परिस्थिति एवं भूमिका की जो अवधारणा दी थी वो राल्फ लिंटन ने दी थी। स्थिति और भूमिका का संबंध कैसा है? दोनों स्वतंत्र है, दोनों परस्पर पूरक है, दोनों समान है, दोनों विरोधी है। तो परिस्थिति और भूमिका दोनों परस्पर पूरक है। ये कह दो एक ही सिक्के के दो पहलू है। किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है केवल आय से, केवल राजनीति, समाज की मान्यता और मानदंडों से, या केवल परिवार से? तो किसी व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति होती है वो समाज की मान्यताओं और मानदंडों से निर्धारित की जाती है। आरोपित स्थिति का उदाहरण कौन सा है? शिक्षक बनना, डॉक्टर बनना, जाति या लिंग, वकील बनना। तो जाति या लिंग आरोपित स्थिति का उदाहरण है जिनको हम बदल नहीं सकते, ये हमें जन्म से मिलती है। अर्जित स्थिति का उदाहरण कौन सा है? जाति, डॉक्टर या शिक्षक बनना, लिंग, परिवार में जन्म। तो डॉक्टर या शिक्षक बनना अर्जित स्थिति का उदाहरण है। स्थिति समुच्चय का क्या अर्थ है? केवल आर्थिक स्थिति, केवल धार्मिक स्थिति, एक व्यक्ति की विभिन्न स्थितियों का समूह, केवल राजनीतिक स्थिति। तो एक व्यक्ति की विभिन्न स्थितियों के समूह को स्थिति समुच्चय बोलते हैं। मुख्य स्थिति या मास्टर स्टेटस का क्या अर्थ है? अस्थायी स्थिति, व्यक्ति की प्रमुख पहचान बनाने वाली स्थिति, अर्जित परिस्थिति या आरोपित परिस्थिति। तो जो मुख्य स्थिति हो, कई एक व्यक्ति की कई स्थिति हो सकती है, लेकिन मुख्य स्थिति वो है जिसके आधार पर उस व्यक्ति को समाज में पहचान मिलती है। यहाँ पर सूर्य ये जो स्थिति है ये कटा हुआ है, ये इसका अर्थ है व्यक्ति की प्रमुख पहचान बनाने वाली परिस्थिति या स्थिति। किस समाजशास्त्री ने मास्टर स्थिति की अवधारणा दी है? तो मैकइवर, राल्फ लिंटन, दुर्खीम, इरविन गोफमैन। तो जो समाज शास्त्री है जिन्होंने मास्टर स्थिति की अवधारणा दी है वो है आपके इरविन गोफमैन। सॉरी, यहाँ पे एवरिंग गोफमैन लिखा हुआ है, इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो है इरविन गोफमैन। तो इरविन गोफमैन ने मास्टर स्थिति की अवधारणा दी है। भूमिका निर्वहन किससे संबंधित है? व्यक्ति की स्थिति, भूमिका का वास्तविक आचरण, भूमिका की अपेक्षा, स्थिति का परिवर्तन। तो जो भूमिका निर्वहन है वो भूमिका के वास्तविक आचरण से संबंधित है। भूमिका अपेक्षा या रोल एक्सपेक्टेशंस का क्या आशय है? व्यक्ति की इच्छा, समाज द्वारा निर्धारित आचरण, राजनीतिक आदेश या आर्थिक आवश्यकता। तो इसके जो है प्रश्न से स्पष्ट है, भूमिका अपेक्षा, रोल एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो समाज द्वारा निर्धारित आचरण है जिसकी एक्सपेक्टेशंस व्यक्ति से की जाती है उसको बोलते हैं भूमिका अपेक्षा। सही आंसर हो जाएगा सी। स्थिति और भूमिका के अध्ययन की पद्धति क्या है? दार्शनिक पद्धति, समाजशास्त्री और निर्बंध शास्त्रीय पद्धति, केवल ऐतिहासिक पद्धति, धार्मिक पद्धति। तो समाजशास्त्री और निर्बंध शास्त्रीय पद्धति। स्थिति प्रतीक का अर्थ है स्थिति की पहचान का प्रतीक, भूमिका का प्रतीक, संस्कृति का प्रतीक, संगठन का प्रतीक। स्थिति की पहचान का प्रतीक। स्थिति असंगतता का तात्पर्य है स्थिति का स्थायित्व, एक व्यक्ति की विभिन्न स्थितियों का असंगत होना। स्थिति का अभाव या स्थिति का स्थायित्व, तो एक व्यक्ति की विभिन्न स्थितियों का असंगत होना स्थिति असंगतता है। भूमिका निर्वहन और भूमिका अपेक्षा के बीच अंतर क्या है? दोनों समान है, निर्वहन वास्तविक है, अपेक्षा आदर्श है, निर्वहन आदर्श है, अपेक्षा वास्तविक है, या कोई अंतर नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखो आप पहले, भूमिका निर्वहन और भूमिका अपेक्षा। अपेक्षा दैट्स मीन के जो रोल है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही है। भूमिका निर्वहन यानी कि जो रोल है, यानी कि जो भूमिका है उसका पालन किस तरह किया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी। जो निर्वहन है वह आदर्श है और अपेक्षा
वास्तविक है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी। आरोपित स्थिति का आधार क्या होता है? आरोपित स्थिति में बार बार कह रही हूँ, प्रदत्त स्थिति को ही आरोपित स्थिति बोलते हैं। तो आरोपित स्थिति जन्म और वंश के आधार पर तय होती है। अर्जित स्थिति का आधार क्या है? जन्म, योग्यता, उपलब्धि, लिंग, जाति। तो अर्जित जो परिस्थिति होती है उसका आधार आपका योग्यता व उपलब्धि होती है। परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा किस समाजशास्त्र की धारा से जुड़ी है? तो संघर्षवाद, संरचनात्मक कार्यात्मकतावाद, अतः क्रियावाद या प्रतीकात्मकवाद। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मकतावाद से जुड़ी हुई है परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा। एक व्यक्ति के पास कितनी स्थितियां हो सकती है? तो एक व्यक्ति के पास अनेक स्थितियां हो सकती हैं। भूमिका निर्वहन में असफलता का प्रभाव क्या होता है? आर्थिक हानि, सामाजिक अस्वीकृति, राजनीतिक दंड या कुछ नहीं। तो भूमिका निर्वहन में असफलता का जो प्रभाव है वो सामाजिक अस्वीकृति है। स्थिति और भूमिका की अवधारणा से हमें क्या समझने में सहायता मिलती है? राजनीति, व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंध, केवल इतिहास या केवल धर्म। तो स्थिति और भूमिका की अवधारणा से हमें व्यक्ति और समाज के जो परस्पर संबंध है उन्हें समझने में मदद मिलती है। समाज शास्त्र में प्रतिमान किसे कहते हैं? नॉर्म्स क्या होते हैं? तो जो नॉर्म्स हैं वो आदर्श है, स्वीकृत आचरण के नियम है, परंपरा है या मूल्य है। तो जो नॉर्म्स होते हैं वो स्वीकृत आचरण के नियम होते हैं। जो समाज में व्यवहार है, आचरण का जो नियम बनाए गए हैं उनको जो स्वीकृति मिलती है उसे सामाजिक प्रतिमान बोलते हैं। प्रतिमान का मुख्य कार्य क्या है? राजनीतिक नियंत्रण, राजनीति नियंत्रित करना, व्यवहार नियंत्रित करना, धर्म फैलाना, शिक्षा प्रदान करना, व्यवहार नियंत्रित करना। व्यवहार नियंत्रित करना प्रतिमान का मुख्य कार्य है। प्रतिमानों को बनाए रखने वाला प्रमुख तंत्र कौन सा है? तकनीक, सामाजिक नियंत्रण, शिक्षा, राजनीति। तो सामाजिक नियंत्रण प्रतिमानों को बनाए रखने वाला प्रमुख तंत्र है। औपचारिक प्रतिमान का उदाहरण क्या है? कानून। औपचारिक प्रतिमान का उदाहरण कानून है, क्योंकि परंपरा क्या है? वो अनौपचारिक का है। रीति, मूल्य सारे अनौपचारिक प्रतिमान का उदाहरण है। तो औपचारिक प्रतिमान का उदाहरण है आपका कानून, ऑफिशियल पैटर्न जिसको बोलते हैं। अनौपचारिक प्रतिमान का उदाहरण क्या है? संविधान, रीति रिवाज, कानून या अनुबंध। तो संविधान क्या है? संविधान, कानून, अनुबंध ये सारे औपचारिक प्रतिमान के उदाहरण है। और रीति रिवाज क्या है आपका? परंपरा, रीति रिवाज और मूल्य ये क्या है? आपके अनौपचारिक प्रतिमान के उदाहरण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अनौपचारिक प्रतिमान का उदाहरण है रीति रिवाज। प्रतिमान समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं। यह प्रश्न किसका है? कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये कहा है आपका इमानुएल दुर्खिम ने कि प्रतिमान समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं। निषेधात्मक प्रतिमान का अर्थ है केवल अनुमति, क्या नहीं करना है या बताने वाले नियम, केवल मूल्य, केवल परंपरा। तो निषेधात्मक प्रतिमान का अर्थ है क्या नहीं करना है या बताने वाले नियम। आदेशात्मक प्रतिमान का अर्थ है केवल सुझाव, क्या करना है या बताने वाले नियम, केवल परंपरा या केवल आदर्श। तो आदेशात्मक जो प्रतिमान है उनका अर्थ है क्या करना है ये बताने वाले नियम। प्रतिमान और मूल्य का संबंध कैसा है? दोनों विरोधी है। प्रतिमान मूल्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। दोनों समान है या कोई संबंध नहीं है। तो जो प्रतिमान है वो मूल्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। औपचारिक प्रतिमान किससे संबंधित है? कानून और संस्थागत नियम, परंपरा, संस्कृति या मूल्य। तो कानून और संस्थागत नियमों से औपचारिक प्रतिमान संबंधित है। अनौपचारिक प्रतिमान किससे संबंधित है? संविधान, रीति रिवाज और लोकाचार, अनुबंध, प्रशासन। तो रीति रिवाज और लोकाचार से अनौपचारिक प्रतिमान संबंधित है। कौन सा प्रतिमान उल्लंघन करने पर कठोर दंड देता है? परंपरा, कानून, रीति, मूल्य। तो कानून जो है, कानून जो है वो उल्लंघन करने पर कठोर दंड देता है। सामाजिक प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा फैलाना, व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करना, राजनीति नियंत्रित करना, धर्म का प्रचार करना। तो व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करना सामाजिक प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। प्रतिमानों के बिना समाज अराजक होगा, यह विचार किसका है? दुर्खिम का। प्रतिमान किस प्रकार के सामाजिक तंत्र का भाग है? राजनीतिक तंत्र, सामाजिक नियंत्रण तंत्र, आर्थिक तंत्र या सांस्कृतिक तंत्र। तो प्रतिमान जो है वो सामाजिक नियंत्रण तंत्र का भाग है, नियंत्रण तंत्र का भाग है। कौन सा प्रतिमान लिखित होता है? रीति रिवाज, कानून, परंपरा, लोकाचार। तो जो कानून है वो लिखित होता है। प्रतिमानों का उल्लंघन करने पर समाज क्या करता है? चुप रहता है, दंड या अस्वीकृति करता है, प्रोत्साहन देता है, शिक्षा देता है। तो दंड या अस्वीकृति देता है। प्रतिमानों के आधार पर समाज क्या बनाए रखता है? राजनीति, धार्मिक व्यवस्था, धर्म, अर्थव्यवस्था। तो प्रतिमानों के आधार पर समाज सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है।
किस प्रकार के प्रतिमान लचीले और बदलने योग्य होते हैं? अनौपचारिक प्रतिमान, कानूनी प्रतिमान, औपचारिक प्रतिमान, संवैधानिक प्रतिमान। तो जो अनौपचारिक प्रतिमान है वो लचीले और बदलने योग्य होते हैं। सामाजिक आचरण की सीमा तय करने वाले नियम किसे कहते हैं? मूल्य, परंपरा, प्रतिमान या धार्मिक प्रक्रिया। तो जो प्रतिमान होते हैं वो सामाजिक आचरण की सीमा तय करने वाले नियम होते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से प्रतिमान किस प्रक्रिया का अंग है? शिक्षा प्रक्रिया, अनुशासन, राजनीति प्रक्रिया, समाजीकरण प्रक्रिया। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो समाजशास्त्रीय दृष्टि से प्रतिमान प्रक्रिया का एक अंग है। प्रतिमान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो जो प्रतिमान शब्द है जिसको अंग्रेजी में पैटर्न बोलते हैं या पैटर्न्स बोलते हैं, तो पैटर्न शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। आदर्श प्रतिमान का अर्थ है व्यवहारिक नियम, अनिवार्य नियम, उच्चतम अपेक्षित आचरण का मानक या कठोर दंड। तो उच्चतम अपेक्षित आचरण का मानक आदर्श प्रतिमान का अर्थ है। व्यवहारिक प्रतिमान का अर्थ है केवल आदर्श वास्तविक जीवन में अपनाए जाने वाले नियम, परंपरा या मूल्य। तो वास्तविक जीवन में अपनाए जाने वाले नियम क्या होते हैं आपके? व्यवहारिक प्रतिमान। प्रतिमानों की स्थिरता का आधार क्या है? राजनीति, सामाजिक स्वीकृति, कानून या शिक्षा। तो सामाजिक स्वीकृति प्रतिमानों की स्थिरता का आधार होती है। कौन सा प्रतिमान समाज में अपेक्षाकृत स्थायी रहता है? अस्थायी नियम, कानून और धार्मिक नियम, केवल परंपरा, केवल शिक्षा। तो कानून और धार्मिक नियम समाज में अपेक्षाकृत स्थायी रहते हैं। प्रतिमान किसके आधार पर बदलते हैं? प्राकृतिक नियम, सामाजिक परिवर्तन, राजनीति या अर्थव्यवस्था। तो जो प्रतिमान होते हैं वो सामाजिक परिवर्तन के आधार पर बदलते हैं। प्रतिमान और भूमिका का संबंध कैसा है? दोनों स्वतंत्र है, भूमिका के निर्वहन का मार्गदर्शन प्रतिमान करते हैं। दोनों समान है, कोई संबंध नहीं है। तो भूमिका के निर्वहन का मार्गदर्शन प्रतिमान करते हैं। समाजशास्त्र में प्रतिमान का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? केवल सूक्ष्म स्तर पर, सूक्ष्म और व्यापक दोनों स्तरों पर, केवल व्यापक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर। तो समाजशास्त्र में जो प्रतिमान का अध्ययन होता है वो सूक्ष्म और व्यापक दोनों स्तरों पर होता है। प्रतिमान संस्कृति का अंग है, यह किसका दृष्टिकोण है? मैकाइवरम पेज कहते हैं कि प्रतिमान जो है वो संस्कृति का अंग है। समाज में दैनिक जीवन की साधारण आदतें किस श्रेणी में आती है? मूल्य, परंपरा, लोकाचार या कानून। तो जो समाज में दैनिक जीवन की साधारण आदतें होती है वो लोकाचार की दृष्टि से या लोकाचार की श्रेणी में आती है। लोकाचार का उल्लंघन करने पर प्राय परिणाम क्या होता है? कठोर दंड, आर्थिक दंड, सामाजिक निंदा या उपहास या कैद। तो लोकाचार जो है एक जनरीति है, तो जनरीति का उल्लंघन करने ना तो कठोर दंड दिया जाता है, ना आर्थिक दंड दिया जाता है और ना ही कैद। क्योंकि लोकाचार क्या है? लोकाचार एक अनौपचारिक प्रतिमान है। तो लोकाचार के उल्लंघन करने पर सामाजिक निंदा या उपहास का पात्र बन जाते हैं लोग। शिष्टाचार का उल्लंघन करने पर समाज क्या करता है? उपहास, प्रोत्साहन, कठोर दंड या बहिष्कार या शिक्षा। तो शिष्टाचार का उल्लंघन करने पर समाज कठोर दंड या बहिष्कार करता है। लोकाचार संस्कृति की आदतें हैं, यह किसका कथन है? कार्ल मार्क्स, विलियम समनर, दुर्खी, मैकाइवर। तो लोकाचार संस्कृति की आदतें हैं, यह कहा है आपका विलियम समनर ने। लोकाचार और शिष्टाचार समाज की आचार संहिता है, यह दृष्टिकोण किसका है? तो ये वेबर, गिडिन, समनर, ग्रीन। तो यह कहा है आपके समनर ने। शिष्टाचार किससे जुड़ा है? साधारण आदतें, राजनीति, नैतिकता और धर्म या तकनीकी। तो शिष्टाचार नैतिकता और धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लोकाचार परिवर्तनशील होते हैं, क्यों? राजनीति के कारण, सामाजिक परिवर्तन और संस्कृति के विकास से, प्राकृतिक कारणों से या धार्मिक कारणों से। तो जो लोकाचार है वो सामाजिक परिवर्तन और संस्कृति के विकास से परिवर्तनशील होते हैं। शिष्टाचार को समाज में किस स्तर का महत्व दिया जाता है? सामान्य, अस्थायी, उच्चतम और आवश्यक, नगण्य। तो शिष्टाचार को समाज में उच्चतम और आवश्यक दर्जा दिया गया है। विवाह को और अंतर्विवाह विवाह और अंतर्विवाह से जुड़े नियम किस श्रेणी में आते हैं? लोकाचार, मूल्य, शिष्टाचार या परंपरा। तो विवाह से जुड़े मूल्य शिष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। भोजन करने की शैली किस श्रेणी में आते हैं? लोकाचार, कानून या मूल्य। तो लोकाचार में आती है भोजन करने की शैली। हत्या और चोरी का निषेध किस प्रकार का नियम है? शिष्टाचार, परंपरा, शिष्टाचार या मूल्य। तो शिष्टाचार। ये पुनरावृत्ति हो रही है टाइपिंग की गड़बड़ी से, तो शिष्टाचार शिष्टाचार 2 बार लिखा हुआ है और यहाँ लोकाचार लोकाचार 2 बार लिखा हुआ है। कोई बात नहीं। लोकाचार का पालन करने पर सामाजिक उपहास, यह किसका उदाहरण है? शिष्टाचार, अनौपचारिक नियंत्रण, कानून या धर्म। तो अनौपचारिक नियंत्रण का उदाहरण है शिष्टाचार समाज की आत्मा है, यह किसका कथन है? स्पेंसर, समनर, गिडिंस या दुर्खीम।
तो उसका आंसर हो जाएगा आपका समनर। शिष्टाचार समाज की आत्मा है, ये कहा है आपके समनर ने। कौन सा अधिक स्थायी होता है, शिष्टाचार, लोकाचार, फैशन या रीति? तो शिष्टाचार अधिक स्थायी होता है। लोकाचार समाज की दैनिक जीवन की रीति है, यह किसका विचार है? तो लोकाचार समाज की दैनिक जीवन की रीति है, ये प्रमुख वचन जो है या ये प्रमुख वक्तव्य जो है वो कहा है आपके समनर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। लोकाचार और शिष्टाचार किसके अंग है? राजनीति, संस्कृति, तकनीकी या प्रशासन? तो लोकाचार और शिष्टाचार जो है वो संस्कृति के अंग है। धार्मिक अनुष्ठान किस श्रेणी में आएंगे? लोकाचार, शिष्टाचार, परंपरा या फैशन? तो जो धार्मिक अनुष्ठान है वो शिष्टाचार की श्रेणी में आएंगे। कपड़े पहनने की शैली किस श्रेणी में आती है? लोकाचार, शिष्टाचार, मूल्य या कानून? तो लोकाचार में आती है आपके कपड़े पहनने की शैली। समाज में लोकाचार की भूमिका क्या है? राजनीतिक नियंत्रण करना, दैनिक जीवन को सरल बनाना, धर्म फैलाना या कानून लागू करना? तो दैनिक जीवन को सरल बनाना लोकाचार का मुख्य कार्य है। शिष्टाचार नैतिकता से बंधे होते हैं, क्यों? राजनीति के कारण, सामाजिक नैतिक अपेक्षाओं के कारण, शिक्षा के कारण या प्रशासन के कारण? तो सामाजिक नैतिक अपेक्षाओं के कारण शिष्टाचार नैतिकता में बंधे होते हैं। लोकाचार का उल्लंघन अस्थायी प्रभाव डालता है, यह किसका कथन है या यह उदाहरण किस चीज का है? लोकाचार का उल्लंघन अस्थायी प्रभाव डालते हैं, यह किसका उदाहरण है? शिष्टाचार, मूल्य, परंपरा, सामाजिक लचीलापन? तो ये सामाजिक लचीलेपन का उदाहरण है। किसमें परिवर्तन सबसे शीघ्र होते हैं? परंपरा, शिष्टाचार, लोकाचार, धार्मिक मान्यताएं? तो लोकाचार में परिवर्तन सबसे शीघ्र होते हैं। शिष्टाचार को समाज क्यों कठोरता से लागू करता है? राजनीतिक कारण, समाज की नैतिक एवं धार्मिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु, कानूनी कारण, आर्थिक कारण? तो समाज की नैतिक व धार्मिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु शिष्टाचार शिष्टाचार को समाज कठोरता से लागू करता है। समनर ने लोकाचार और शिष्टाचार का अध्ययन किस ग्रंथ में किया है? पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फोकवेज या सोशल सिस्टम? तो पॉलिटिक्स अरस्तु की बुक है, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी मैक्स वेबर की है, और सोशल सिस्टम आपके पार्सन्स की है। जो फोकवेज बुक है वो है समनर की। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, परीक्षा में आएगी आएगी। लोकाचार समाज की रीति और फैशन, इसका अर्थ क्या है? राजनीतिक नियम, जीवन शैली और आदतें, कानून या नैतिकता? तो लोकाचार समाज की रीति और फैशन, इसका अर्थ है जीवन शैली और आदतें। शिष्टाचार धार्मिक जीवन को नियंत्रित करते हैं, यह किसका उदाहरण? लोकाचार, नैतिक नियम, मूल्य या संस्कृति? तो नैतिक नियम का उदाहरण है। लोकाचार का प्रभाव किस पर अधिक होता है? धर्म, व्यक्तिगत जीवन, राजनीति या अर्थव्यवस्था? तो लोकाचार का जो प्रभाव होता है वो व्यक्तिगत जीवन पर अधिक होता है। शिष्टाचार का प्रभाव किस पर अधिक होता है? सामाजिक और धार्मिक जीवन, तकनीकी, राजनीति या संस्कृति? तो शिष्टाचार का जो प्रभाव होता है वो सामाजिक और धार्मिक जीवन पर अधिक होता है। समाजशास्त्र दृष्टिकोण से लोकाचार और शिष्टाचार किस श्रेणी में आते हैं? कानून, अनौपचारिक प्रतिमान, संवैधानिक नियम या प्रशासनिक नियम? तो अनौपचारिक प्रतिमान। लोकाचार और शिष्टाचार दोनों का संयुक्त उद्देश्य क्या है? राजनीति बनाना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, आर्थिक विकास करना या धर्म प्रचार करना? तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना लोकाचार और शिष्टाचार का संयुक्त उद्देश्य है। परंपरा का मूल आदर्श या मूल अर्थ क्या है? राजनीति, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित रीति रिवाज, कानून या विज्ञान? तो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित रीति रिवाज क्या है? परंपरा का मूल अर्थ है। मूल्य या वैल्यू किससे संबंधित है? तकनीक, सामाजिक आदर्श और प्रतिमान, प्रशासन या अर्थव्यवस्था? तो मूल्य जो होते हैं वो सामाजिक आदर्श और प्रतिमानों से संबंधित होते हैं। परंपरा संस्कृति की धरोहर है, यह किसका विचार है? मार्क्स, मैकाइवर एवं पेज, वेबर या गिडिंस? तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि परंपरा जो है वो संस्कृति की धरोहर है। मूल्य समाज में किसकी दिशा निर्धारित करते हैं? राजनीति, व्यवहार और निर्णय, तकनीकी या भूगोल? तो जो मूल्य है वो समाज में व्यवहार और निर्णय की दिशा निर्धारित करते हैं। सामाजिक अनुष्ठान और त्योहार किसके उदाहरण है? परंपरा, मूल्य, फैशन या लोकाचार? तो धार्मिक अनुष्ठान परंपरा के उदाहरण है। सत्य, अहिंसा किसके उदाहरण है? परंपरा, मूल्य, शिष्टाचार या कानून? तो मूल्य। परंपरा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थायी, अस्थायी और गहरा? अस्थायी, स्थायी और गहरा, क्षणिक या नकारात्मक? तो स्थायी और गहरा प्रभाव पड़ता है परंपरा का समाज पर। मूल्य का कार्य क्या है? कानून बनाना, सामाजिक आचरण को दिशा देना, परंपरा बदलना, तकनीकी विकास करना? तो जो मूल्य का कार्य है सामाजिक आचरण को दिशा देना। परंपरा और मूल्य दोनों किससे संबंधित है? राजनीति, संस्कृति, प्रशासन, कानून? तो संस्कृति से संबंधित है परंपरा और मूल्य। गुरु शिष्य परंपरा किसका उदाहरण है? मूल्य, फैशन, परंपरा या लोकाचार? तो मूल्य, शिक्षा, परंपरा परंपरा का उदाहरण है।
ईमानदारी, सहिष्णुता, समानता किस श्रेणी में आते हैं? परंपरा, मूल्य, फैशन या लोकाचार? तो मूल्य में आते हैं। ईमानदारी, सहिष्णुता, समानता मूल्य की श्रेणी में आते हैं। परंपराएं समाज में किस प्रकार स्थायित्व लाती है? राजनीति द्वारा, सतत सामाजिक निरंतरता द्वारा, प्रशासन द्वारा या शिक्षा द्वारा? तो जो परंपराएं हैं वह सतत सामाजिक निरंतरता द्वारा समाज में स्थायित्व लाती है। मूल्य का सामाजिक कार्य क्या है? राजनीति नियंत्रित करना, व्यवहार का मार्गदर्शन करना, कानून लागू करना या तकनीकी विकसित करना? तो मूल्य का जो सामाजिक कार्य है वह व्यवहार का मार्गदर्शन करना है। परंपरा को किससे जोड़ा जाता है? आधुनिकता, इतिहास और संस्कृति, तकनीक या प्रशासन? तो परंपरा को इतिहास और संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। परंपरा सामाजिक परिवर्तन में बाधा बनती है, ये किसका मत है? गिडिंस, ओकबर्न, वेबर या ग्रीन? तो ओकबर्न ने कहा है कि परंपरा सामाजिक परिवर्तन में बाधा बनती है। मूल्य समाज की आत्मा है, यह विचार किसका है? गिडिंग्स ने कहा है कि मूल्य समाज की आत्मा है। समाज में परंपराओं का संरक्षण कैसे होता है? राजनीति से, सामाजिक शिक्षा और संस्कृति से, तकनीकी से या कानून से? तो समाज में परंपराओं का जो संरक्षण होता है वो सामाजिक शिक्षा और संस्कृति से होता है। मूल्य किस प्रकार के होते हैं? नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, आर्थिक? केवल धार्मिक, केवल राजनीतिक, केवल कानूनी? तो जो मूल्य होते हैं वह नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और आर्थिक प्रकार के होते हैं। परंपरा का उल्लंघन करने पर क्या परिणाम होता है? सामाजिक आलोचना, कानूनी दंड, प्रोत्साहन या मौन? तो परंपरा का उल्लंघन करने पर सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ता है। समाज में एकता और स्थायित्व किससे आता है? कानून, परंपरा और मूल्य, राजनीति या तकनीक? तो समाज में एकता और स्थायित्व परंपरा और मूल्य से आता है। लोकतंत्र और समानता किस श्रेणी के मूल्य है? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक? तो लोकतंत्र और समानता जो है वो राजनीतिक श्रेणी के मूल्य है। परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष किस सिद्धांत से संबंधित है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, प्रकार्यात्मकतावाद, सांस्कृतिक अंतराल या प्रतीकात्मक अतःक्रियावाद? तो जो परंपरा और आधुनिकता के बीच जो संघर्ष होता है वो सांस्कृतिक अंतराल, जिसे कल्चर लैग भी बोलते हैं, सिद्धांत से संबंधित है। जो कल्चर लैग का सिद्धांत है वो आपका दिया है आगबर्ड ने। मूल्य का मुख्य कार्य क्या है? कानून लागू करना, व्यक्ति और समूह के आचरण को नियंत्रित करना, राजनीति संचालित करना या तकनीक विकसित करना? तो जो मूल्य का मुख्य कार्य है वह आपका व्यक्तियों के और समूहों के आचरणों को नियंत्रित करना। परंपराएं कैसे संरक्षित रहती है? फैशन से, अनुकरण और सामाजिक आदतों से, राजनीति से या कानून से? तो जो परंपराएं हैं वो अनुकरण और सामाजिक आदतों से संरक्षित रहती है। मूल्य किससे प्रभावित होते हैं? केवल राजनीति, धर्म, संस्कृति और शिक्षा, केवल तकनीकी या केवल प्रशासन? तो जो मूल्य होते हैं धर्म, संस्कृति और शिक्षा से प्रभावित होते हैं। धार्मिक मूल्य किसका उदाहरण है? परंपरा, आध्यात्मिकता, आदर्श, लोकाचार या राजनीति? तो जो धार्मिक मूल्य है वो आध्यात्मिक आदर्श का उदाहरण है। नव वर्ष का जो पर्व है वो किसका उदाहरण है? मूल्य, परंपरा, शिष्टाचार या फैशन? तो जो नववर्ष का त्योहार है वो आपके परंपरा का उदाहरण है। ये हमारी परंपरा है जिसे हम मनाते आ रहे हैं। तो यहीं पर आपके प्रश्नों की संख्या खत्म होती है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।